नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारियां तेज। दिल्ली में हुई पहली बैठक। देहरादून में हो सकती है 14 या 15 जुलाई को दूसरी बैठक। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का वीडियो वायरल होने पर विवाद। मामले को लेकर समिति ने सीएस को लिखा पत्र। मोबाइल कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध। तीर्थयात्रियों के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार प्रशासन गंभीर। जिला अधिकारी और एसएसपी ने ली धर्मशाला और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक। समस्याओं और कांवड़ियों को लेकर की गई चर्चा। काठमांडू के भारतीय दूतावास में तैनात रामनगर निवासी सीआईएसएफ के जवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। सूचना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। 3 दिन पहले जवान दीपक अधिकारी की गोली लगने से हुई थी मौत। उत्तराखंड में बारिश से आफत। टिहरी में कार के ऊपर गिरा पत्थर, 1 की मौत 3 घायल। तो पौड़ी रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरा बोल्डर। 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी। देहरादून में स्टार्टअप ग्राउंड चैलेंज 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होटल सरोवर प्रीमियर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उन्होंने स्टार्टअप को पुरस्कार वितरित किए। इस दौरान सीएम धामी ने स्टार्टअप पर जोर दिया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर दिल्ली में पहली बैठक आयोजित हुई। कमेटी की चेयरपर्सन रंजना देसाई ने कहा कि इस मीटिंग में सिर्फ आधारभूत मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही इसके आयाम, प्रभाव, दायरे, संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में अध्यक्ष सहित सभी 5 सदस्य मौजूद रहे। वहीं दिल्ली पहुंचते ही समान नागरिक संहिता पर सीएम धामी ने कहा कि उम्मीद है कि कमेटी कम से कम समय में रिपोर्ट दे देगी। कमेटी की रिपोर्ट पर उत्तराखंड की जनता अपनी राय रखेगी। फिर उत्तराखंड में इसे लागू करने के लिए समुचित विधिक कार्यवाही पूरी की जाएगी। वहीं देहरादून में दूसरी बैठक 14 या 15 जुलाई को हो सकती है। कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने इस आम चुनाव से पहले संकल्प रखा था और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इसमें अपना जनादेश दिया है, उन्होंने मोहर लगाई है और उसको लेकर हमने कमेटी बना दी है और कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। कमेटी की पहली मीटिंग हो गई है। वो लोगों की जन सुझाव भी कमेटी लेगी, सभी जो हितधारक हैं उनसे बात करेगी, उसके बाद ड्राफ्ट बनाएगी और ड्राफ्ट बनते ही हमारी सरकार उसको लागू करेगी। अब जल्दी हमने 6 महीने का समय रखा है। 6 महीने में कमेटी की पहली मीटिंग हुई है, अभी अन्य मीटिंगें होंगी। इसके बाद जन सुझाव भी मांगेंगे, जन संवाद करेंगे और कमेटी के लोगों के उसके बाद ड्राफ्ट बनाएगी कमेटी, उसको लागू करेंगे। देखिए, हमने पिछले 1 वर्ष में, जो कि 3 महीने लगभग चुनाव में रहे हैं, उसके अलावा जो भी समय मिला है वो सारा का सारा हमने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित किया है, एक आधारशिला रखी है। धामी सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने रुद्रपुर में प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि जो लेखा जोखा सरकार की ओर से पेश किया गया था वो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश का कूलपेड व्यक्ति लगभग 95,000 के कर्ज में डूबा हुआ है और कैग की रिपोर्ट में भी सब कुछ सामने आ गया है। और जिस तरह से राज्य लगातार कर्ज में डूब रहा है,
उसमें से जीएसटी को खत्म किया गया है, जो हमें प्रतिपूर्ति मिलती थी राज्यों को, उसको समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य को 5,000 करोड़ की क्षति होने जा रही है। हमारी मांग है, एक कांग्रेस विपक्षी दल होने के नाते हमारा धर्म है कि आखिरकार हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड आर्थिक रूप में पिछड़ा हुआ है और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार के बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की वीडियो वायरल होने के बाद एक और जहां बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इसकी जांच बैठाई, तो दूसरी ओर उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र भी भेजा है। उन्होंने मांग की है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में मंदिर से कुछ दूरी पर तीर्थयात्रियों के लिए क्लॉक रूम बनाकर उनके मोबाइल पर्स कैमरे रखने की व्यवस्था की जाए। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू को पत्र लिखकर केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के निकट क्लॉक रूम बनाने का सुझाव दिया है, ताकि मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे तीर्थयात्रियों के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैग इत्यादि वहां जमा हो सके। रामनगर के ढेला निवासी CISF के जवान दीपक अधिकारी की काठमांडू के भारतीय दूतावास में गोली लगने से मौत हो गई। जवान की मौत की सूचना दूतावास के अधिकारियों ने दूरभाष पर परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इस बीच मृत जवान का पार्थिव शरीर सेना के जवान लेकर उनके आवास पहुंचे, जहां सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से दीपक को विदाई दी। इधर मृतक जवान के छोटे भाई धीरज अधिकारी ने अपने भाई की मौत पर संदेह व्यक्त करते हुए अधिकारियों से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। NHPC बनवासा में सेवारत हूँ। मुझे आदेश मिला कि आपको दिनांक 5 तारीख को जाकर के जो हमारे साथी थे उनका देहांत हो गया था, तो उनको सम्मान गार्ड में आपको सम्मान देना है। तो मैं आदेश प्राप्त करके और कल के डेट में यहाँ पे पहुँच गया था। परसों सुबह हम पे कॉल आई वहाँ से कि आपके भाई की जहाँ पे बॉडी मिली हुई है, तो अब उनके द्वारा कुछ कहा गया है, हमें कुछ और लग रहा है। अभी मामला संदिग्ध है। अभी जब इसकी हम जांच बैठाएंगे, अब उसमें जो भी फैसला होगा फिर वही चीज़ हुई होगी। खबर उत्तराखंड के चंपावत जिले से है। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने तहसील दिवस के मौके पर जनसुनवाई की। जिलाधिकारी ने तहसील बाराकोट के विकासखंड सभागार में लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस में आए आवेदन पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय से किया जाए। साथ ही आमजन की शिकायतों का निस्तारण भी सही समय पर गुणवत्तापरक किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बहुत ही बढ़िया। तहसील बाराकोट का तहसील दिवस जो संपन्न कराया गया, तो उसमें लगभग 55 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें 100 से अधिक शिकायतें थी। तो अधिकतर शिकायतें पेयजल और सड़क की थी। पेयजल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हमारी मीटिंग होनी है 17-18 जुलाई को, तो उसमें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। और जो हमारी सड़क की हैं उसमें जो माइनर वर्क्स होने हैं उनको JCB से जल्दी कराए जाने के, और जो बड़े वर्क्स होने हैं उनको शासन को एस्टीमेट तुरंत भेजें। और जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं, तो 2 पंचायत सेक्रेटरी चंपावत में 14 हैं, यहाँ पे 2 ही हैं, तो 3 हैं यहाँ पे। तो ये जो इम्बैलेंस है इसको ठीक करने के लिए भी निर्देश दिए गए। 1-2 दिन में यहाँ पे 2 पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टिंग की जाएगी। नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में नैनीताल भीमताल मास्टर प्लान को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के स्टेक धारक मौजूद रहे। बता दें कि नैनीताल भीमताल का JIS आधारित मास्टर प्लान की तैयारियां नागपुर की संस्था मेसर्स क्रिएटिव सर्कल की ओर से की जा रही है। जितने भी बिल्डिंग फुटप्रिंट्स हैं, उसके साथ जितने भी लैंड यूज है, वो ऑल पॉलीगॉन्स कैटेगरी में आ रहे हैं। सही कह रहे हैं। जो नैनीताल का मास्टर प्लान है पुराना,
ये 2011 में एक्सपायर हो चुका है। अब नए मास्टर प्लान पे तैयारी चल रही है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप ये होता है कि जो भी संबंधित विभाग हैं वो अपने इनपुट्स दें, और जो संबंधित लोग हैं, स्टेक होल्डर्स जिनके लिए मास्टर प्लान बन रहा है, यानी कि नैनीताल के लोग हैं, इसमें अलग अलग यूनियंस हैं, व्यापार मंडल हैं, होटल स्टेशन है, टैक्सी यूनियन, उनके भी इनपुट्स होंगे। उसकी तो अगली बैठक होगी। ये पहली डिपार्टमेंट वाली बैठक थी, और इसमें मुख्य रूप से ये देखना था कि जो विभाग है उनकी क्या ज़मीन की ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कि फ्यूचर में इसके लिए ज़मीन अभी से आरक्षित करनी हो। जैसे एग्जांपल, क्या सब स्टेशन बनना है, क्या हमारे पास स्टेडियम की रिक्वायरमेंट है, क्या लाइब्रेरीज हमारे पास होनी चाहिए, क्या और अस्पताल के लिए लैंड रखनी है, सीवर अगर सीवर लाइन एक्सपैंड होनी है तो एसटीपी के लिए लैंड चाहिए। तो उसकी बैठक आज मोटे तौर पे थी। और आप जानते हैं कि नैनीताल में पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, तो हम कहाँ पे लैंड रिजर्व करें पार्किंग के लिए, वहाँ पे और कुछ ना बन सके, वो लैंड उसी के लिए रिजर्व रहे, इस सब पे चर्चा। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन की ओर से विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में संविदा कर्मचारियों ने तमाम मुद्दों पर चर्चा कर आगामी रूपरेखा तैयार की। बैठक किच्छा विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान संविदा कर्मचारियों को 1% का महंगाई भत्ता दिए जाने और ITI प्रशिक्षण प्राप्त मीटर रीडर को कुशल श्रेणी का वेतन दिए जाने की मांग उठाई गई। सभी साथियों को नजदीक के जितने भी लोग वहाँ आ सकते हैं, कल वो आए, अपने समक्ष देखेंगे कि कार्रवाई क्या। उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन की आज यहाँ मीटिंग थी, और इससे जो हम लोग संविदा कर्मचारी हैं अपनी महंगाई को देखते हुए हमारे वेतन भत्तों की बढ़ोतरी जो नहीं हो रही है, उसके लिए हमारी आपस की एक मीटिंग थी कि हम सरकार को और विभाग को अपने ज्ञापन दें। उसी की आज हमारी तैयारी चल रही थी। पिछले जो हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, अभी उन्हीं सारे मुद्दों पे हमारी चर्चा भी थी कि उसमें हमें आगे किस तरीके से हैंडल करना है। सरकार जो अपना पक्ष नहीं रख रही है काफ़ी लंबे समय से, उसके विषय में भी हमारी थी कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी ताकि हम कर्मचारियों को उनके अधिकार का लाभ। नैनीताल के लाल कुआं में आगामी 11 जुलाई को गरीबों को आवास आवंटित किए जाएंगे, जिसे लेकर नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद सिंह ने कहा कि आंशिक संशोधन और लाभार्थियों के साथ अनुबंध की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 100 लोगों को आवास आवंटित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सब प्रक्रिया मेंटेनेंस के लिए की जा रही है। बता दें कि 2010 में शुरू की गई यह योजना 12 साल के लंबे अंतराल के बाद धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है। में भी हमारे सम्मानित विधायक जी और SDM साहब, पूर्व चेयरमैन साहब लोग को बुला करके मैंने इसमें प्रयास किया कि गरीबों को जल्दी से जल्दी ये कमरे मिल जाएं। इसलिए हमारा प्रयास माने बहुत ही जबरदस्त हम प्रयास कर रहे थे कि गरीबों को कमरा मिल जाए। आज एकदम अंतिम निर्णय में, और विधायक जी को भी चिट्ठी मिल जाएगी, आप पूर्व चेयरमैन साहब लोगों को भी बुला रहा हूं, और सबके सहयोग से 11 तारीख को हम जो है बांट देंगे। इसमें आप सबका ही बहुत। खबर की ओर, ऋषिकेश में विस्थापित कॉलोनी में अवैध निर्माणों पर जल्दी ही बुलडोजरों चलेंगे, और जिसको लेकर MDDA ने अवैध निर्माणों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। बता दें कि पशु लोक विस्थापित आम बाग और निर्मल ब्लॉक में लगातार बड़ी बड़ी इमारतें बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही है, जिनसे जान माल का कभी भी नुकसान हो सकता है। शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट ने पशु लोक विस्थापित क्षेत्र में निर्माण पर रोक लगाई हुई है। फिर भी कोर्ट के आदेशों को धत्ता बताते हुए अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। ऐसे में MDDA ने अब अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है। तमाम ऐसे जगह चिन्हित किए जा रहे हैं। MDDA की टीम ऋषिकेश में कई जगहों पर, जैसे निर्मल बाग है, आम बाग है, शिवाजी नगर है, बापू ग्राम है, गुमानी वाला है, कतिपय ऐसे जगह हैं जहां शिकायतें बराबर मिल रही हैं। वहां हम लोग कितने लोगों ने वहां फ्लैट बना लिए हैं और इलीगल फ्लैट कितने बने हैं उनकी हम चिन्हित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें माननीय हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है धार्मिक प्लेस पर, उसको तत्काल हटा दिया जाए। इसमें हम लोगों ने चर्चा कर ली है, हमने अपने विभागीय स्तर पर भी मीटिंग कर लिया है, और तत्काल हम इस आदेश का अमल दरामद करने वाले हैं, और जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है हम चिन्हित कर रहे हैं उनको तत्काल ध्वस्त कर दिया जाएगा।
हरिद्वार के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, जहां मात्र एक ड्राइवर के सहारे 3 एम्बुलेंस संचालित की जा रही है। बता दें कि अस्पताल के पास सरकारी दामों के अनुसार किराए पर एम्बुलेंस चलाने की व्यवस्था भी है, लेकिन 3 सालों से एक भी एम्बुलेंस की बुकिंग नहीं हुई है। वहीं जिला अस्पताल के प्रभारी CMS डॉक्टर चंदन मिश्रा ने बताया कि जब से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत एम्बुलेंस जिला अस्पताल को मिली है, तब से मरीजों को 108 की मदद से ही निःशुल्क ले जाया जा रहा है। मरीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो पूर्व से ही 108 की सेवा है, तो 108 के द्वारा ही उनका होता है काम। कुंभ मेले के दौरान CMO कार्यालय से हमें 2 एम्बुलेंस प्राप्त हुए थे। वो एम्बुलेंस प्राप्त हुए हैं, तो अब हमारे पास वर्तमान में जिला अस्पताल में 3 एम्बुलेंस हैं। ड्राइवर एक ही है। मरीजों के निजी खर्च पर चलाई जाती है, ये पूर्व की व्यवस्था थी, जिसमें कि सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्रति किलोमीटर मरीजों से शुल्क वसूली जाती थी। लेकिन जब से NHM कार्यक्रम के तहत 108 सेवा चालू हुई, तो वो व्यवस्था अनुपयोगी रह गई। आज शुल्क निःशुल्क मिल रही है 108। मसूरी में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। दरअसल मसूरी के पुराने टिहरी बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने गई नगरपालिका की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते टीम को वापस बेरंग लौटना पड़ा। इस दौरान नगरपालिका की टीम से बीजेपी नेता भी उलझ पड़े, जिससे माहौल गर्मा गया। आपको बता दें कि पालिका के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में गई नगरपालिका की टीम को भारी विरोध के चलते बेरंग लौटना पड़ा। अधिशासी अधिकारी UD तिवारी ने बताया कि नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है। यहां उन्होंने अतिक्रमियों को 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। वहीं इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष पुष्पा पड़ियार ने कहा कि नगरपालिका द्वारा कुछ लोगों को ही अतिक्रमण के दायरे में लाया जा रहा है। मैं किसी की बात में नहीं जाती। नगर पालिका अगर अपने प्रति इतनी जागरूक है कि अतिक्रमण हो रहा है, तो पूरे शहर में एक लिस्ट बनाए, देखिए वहाँ पर कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन पता नहीं, कहीं तो रात रात होटल खड़े हो जा रहे हैं, रात रात दुकानें खड़ी हो जा रही, कहीं जो बेचारा अपना घर कैसे गुजर बसर कर रहा है, उन लोगों के पीछे पड़े। तो मैं जहाँ तक बोलती हूँ कि अन्याय जो होगा वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि हम एक तरफ से अतिक्रमण को हटाएंगे, और इन लोगों को हमने वो कर दिया, समय दे दिया है कि ये 1 हफ्ते के अंदर अपना हटा दे, अन्यथा हमें मजबूर होने के सारे लोगों का अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि भाई एक तरफ से हटाइए, 2 को क्यों हटाएं? बिल्कुल, हम एक तरफ से हटाएंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, सबके लिए एक समानता रखेंगे। विरोध भी काफी हुआ, यहाँ पे काफी लोगों ने विरोध तो जनता का है, जनता करेगी विरोध, जनता का तो मामला है। नगर पालिका आगे किस तरीके की कार्रवाई करेगी? हम तो इसके लिए तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। पहाड़ों में हो रही लगातार बरसात के चलते गोला बैराज और गोला नदी में भारी मात्रा में पानी के साथ सिल्ट आने से हल्द्वानी शहर की आधी पेयजल सप्लाई ठप हो गई है। जल संस्थान शहर की पेयजल व्यवस्था को गोला नदी से उपलब्ध कराता है। नदी के पानी के साथ गंदगी आने से जल संस्थान के फिल्टर ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे शहर की पेयजल व्यवस्था ठप हो गई है। पेयजल के लिए दोनों से शहर में हाहाकार मच गया है। अधीक्षण अभियंता जल संस्थान विशाल सक्सेना ने बताया कि जिन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बंद है, उन क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की जा रही है। पिछले 2 दिन से हल्द्वानी में और आसपास के शहर में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो गोला का डिस्चार्ज है वो करीब 9000 क्यूमेक के आसपास चला गया है, और जिसके कारण से गोला के गेट भी खोलने पड़े हैं और सप्लाई भी जल संस्थान को नहीं हो पा रही है गेट खुलने के कारण। और सिल्ट भी काफ़ी मात्रा में आया है, जिससे कि प्लांट जो है वो चलने की स्थिति में नहीं है। इस कारण से जो है अभी पानी नहीं लिया जा रहा है। जैसे ही सिल्ट की मात्रा थोड़ी कम होती है, प्लांट में पानी लेकर के जो है पेयजल सुचारू कर दिया जाएगा।
मसूरी वन प्रभाग के गांव दानियों का डांडा के ग्रामीणों ने उप वन संरक्षक कहकशा नसीम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरक्षित वन क्षेत्र में हो रहे पक्के निर्माण को रोकने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि दानियों के डांडा में आरक्षित वन क्षेत्र में पक्का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी मसूरी वन प्रभाग को लिखकर दिया जा चुका है, जिस पर वन विभाग ने कहा था कि उक्त स्थल का सीमांकन नहीं किया गया है। जब तक उस क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया जाता, पक्का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। ग्राम वाले तो नहीं, यहाँ पे कोई एक प्रार्थी हैं जिनकी उस खसरा नंबर में भी शायद ज़मीन है, एक बड़ा खसरा है और वहाँ पे पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क बनाई जा रही है। वहाँ पे उस खसरे में क्या पोजीशन है हमारा आरएफ एरिया में, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं भी नहीं है, तो आरएफ एरिया में कहाँ हमारी कहाँ ज़मीन है वो रेवेन्यू को भी हम लोगों ने लिखा हुआ है। और इन लोगों गांव वालों के कहने पर हम लोगों ने अपनी तरफ से जो S2 केस इशू करते वो भी हमने किया हुआ है, जो कि जांच में जहां पे जो भी इसकी लीगल कार्रवाई होगी हम लोग। हरिद्वार में कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन मेले में जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहा है, जिसके चलते जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और SSP योगेंद्र सिंह रावत ने धर्मशाला और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। बैठक में मेले के दौरान आने वाली समस्याओं और कावड़ियों को असुविधा से बचाने को लेकर चर्चा की गई। प्रशासन या पुलिस व्यवस्था को नहीं बनाता है। जो विषय होटल एसोसिएशन, धर्मशाला एसोसिएशन, व्यापार मंडल के लोगों के साथ एक बैठक की थी। बड़े अच्छे ही माहौल में वार्ता हुई है। 2-3 चीज़ों का हम लोगों द्वारा उनसे अनुरोध किया गया है, उस पर उनकी सहमति भी रही है कि वो जो भी हमारे कांवड़ यात्रा के दौरान लोग आएंगे, एक तो खाने पीने के सामान की रेट लिस्ट उनकी फिक्स होनी चाहिए और साथ ही साथ जो भी उनके धर्मशाला में या होटल में रुकेगा, अनिवार्य रूप से उनके ID प्रूफ के बिना उनको रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। होटल हैं, उनसे कहा गया है कि अपने CCTV कैमरेज उनको फुली एक्टिवेट रखें। अगर उसमें कोई खराबी है तो उसको भी ठीक करा लें अभी से, और उसकी 15 दिन की मिनिमम रिकॉर्डिंग भी रखें। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट है। कैलाश बेगुल नदी की बाढ़ से ग्रामीणों को बचाने के लिए प्रशासन ने 3 बाढ़ चौकियां बनाई है। बाढ़ चौकियों में विभिन्न विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। बता दें कि बाढ़ चौकियां 15 जून से 30 सितंबर के लिए बनाई गई है। वहीं तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने बताया कि बीते साल की तरह इस साल भी बाढ़ चौकियां बनाई गई है ताकि ग्रामीणों की सुरक्षा की जा सके। साथ ही प्रशासन ने ग्रामीणों को नदी का जल स्तर बढ़ने पर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। हमने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो मानसून सत्र है 15 जून से 30 सितंबर तक के लिए तहसील अंतर्गत 3 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं। परगने के अंतर्गत 5 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं। 3 हमारी सितारगंज में हैं, 2 हमारी नानकमत्ता तहसील में। इन सब के लिए हमने तहसील अंतर्गत एक बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो 24x7 खुला रहेगा और जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को रोस्टर के अनुसार नामित किया गया है। करीब के ग्रामीणों के लिए हमने नज़दीक में आश्रय स्थल भी खोले गए हैं, जिसमें हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, इंटर कॉलेज हो गए, जूनियर हाई स्कूल हो गए, ये हमने चिन्हित किए गए हैं। और क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति निरीक्षक को भी हमारे द्वारा जो वहाँ के स्थानीय कंट्रोल दुकानदार हैं उनके वहाँ राशन की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में की गई है। उत्तराखंड के पौड़ी में तेज बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यहां लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं बोल्डर गिरने से पौड़ी रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको धक्का मारना लगा पहले। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी।